हाँ जी, तो हमने अपना चैप्टर कल स्टार्ट किया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वहां मैंने आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे टॉपिक पढ़ाया था। बताइए हमारे इंडिया की जो डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो कैसी थी? वेरी वेरी लो। क्लियर हो गया? फिर हमने बात की थी कैसी इकोनॉमी थी? स्टेगनेंट। कि स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी वेरी स्लो होती है। ठीक है। फिर मैंने बात की थी कॉलोनियल रूल के बारे में। क्या मतलब होता है कॉलोनियल रूल का? बेसिकली दो कंट्रीज के बीच के अंदर क्या एक सिस्टम रहता था। एक कंट्री का नाम क्या था? कॉलोनी। दूसरी कंट्री कौन सी होती थी? रूलिंग कंट्री होती थी। और रूलिंग कंट्री को क्या करती थी? इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती थी। किसके लिए बनाती थी? कॉलोनी के लिए बनाती थी। समझ में आ गई? सारी बातें की थी अपन ने डिस्कस। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे थे कि हमारे इंडिया की जो हालात थे, इंडिया की जो औकात थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या थी उस टाइम पे? बताओ। मतलब अगर मैं बात करूं बिफोर ब्रिटिशर्स, तो हमारे इंडिया को कौन सी इकोनॉमी बोलता था? प्रोस्पेरियस इकोनॉमी। प्रोस्पेरियस का मतलब था बहुत बढ़िया, सेल्फ सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट और प्रोस्पेरियस इकोनॉमी। ये बात आपने कल पढ़ ली थी पूरी की पूरी। पता ना हमारे इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी चलती थी? एग्रेरियन इकोनॉमी। बट में एग्रेरियन इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। बताना जरा कितने परसेंटेज लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे? अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट हमारी डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। बता जरा कॉलोनियल कब तक से कब तक चला था और कितने साल तक चला था? 200 साल चला था। कब से कब तक? 1757 से लेकर के 1947 तक 200 साल टोटल अप्रोक्स चला था ये। समझ में आ गया था? उसके बाद फिर हमारे इंडिया के पास लाइवलीहुड के लिए ओनली एंड ओनली कौन सा सेक्टर अवेलेबल था? एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर बताना जरा इंडिया हमारा सबसे फेमस किसमें था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे इंडिया की सबसे मोस्ट फेमस इंडस्ट्री हुआ करती थी। क्या नाम था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसके बाद फिर भैया जब ब्रिटिशर्स का रूल आया, तो उस टाइम में मैंने आप लोगों को पढ़ा ब्रिटिशर्स ने क्या बनाई? पॉलिसीज बनाई। किसके लिए बनाई? अपने इंटरेस्ट के लिए, ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो क्या चाहते थे? उन्होंने बताओ हमारे इंडिया को क्या से क्या बना दिया था? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बट हमारा इंडिया पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? सप्लायर ऑफ फिनिश्ड गुड्स और इंपोर्टर ऑफ रॉ। समझ में आया? ठीक है जी। तो उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था पूरा का पूरा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर भाई टोटल एक फेसबुक पेज बनाना है या इंस्टा का एक पेज बनाना है, जिसमें हम लोग पूरे इंडिया की बात करेंगे 5 प्रोफाइल्स के बारे में। पहली प्रोफाइल डेमोग्राफिक प्रोफाइल, दूसरी प्रोफाइल ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल, तीसरी प्रोफाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर, चौथा फॉरेन ट्रेड, पांचवें नंबर पे एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये सारी बातें हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। समझ में आ गया था? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा था, जो कि आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर बेटा लिखा हुआ है साफ साफ। देखो ध्यान से, अगर एनसीईआरटी सिस्टम लेके बैठे हो तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। एक नंबर का तो क्वेश्चन कंफर्म यहां से आता ही आता है। उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेटा हमारे देश की ना पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल टास्क था। उस टाइम पे उस जमाने में हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल टास्क था। लेकिन हमारे फिर से ना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए, बहुत सारे नोटेबल इकोनॉमिस्ट हुए, जिनके नाम यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। हाईलाइट कर लो इनको। पहले भाई साहब कौन थे? दादा भाई नरोजी। दूसरे भाई साहब का नाम क्या है? विलियम डिक्बाय। तीसरे का नाम फिंडले श्रीरस। चौथे का नाम क्या है? वी के आर वी राव। एंड पांचवे का नाम है बेटा आप लोगों का एंड आरसी देसाई। पांचवे भाई साहब का नाम क्या है? आरसी देसाई राव। लेकिन यहाँ पे 4-5 लोगों के नाम आ गए यार, लेकिन किसका डाटा सबसे सिग्निफिकेंट था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई 5 लोगों ने डाटा दे दिया कि हाँ भाई मेरी तरफ से नेशनल इनकम ये है, मेरी तरफ से नेशनल इनकम ये है। सब लोगों ने डाटा दे दिया अपना अपना। नाम बोलो कौन कौन थे? पहला नाम दादा भाई नरोजी, दूसरा नाम विलियम डिक्बाय, तीसरा नाम फिंडले, चौथा नाम वी के आर वी राव, पांचवा नाम आरसी देसाई। लेकिन इन पांचों नोटेबल इकोनॉमिस्ट में से ना बेटा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने आता है, जिसको हम लोगों ने बेस्ट अवार्ड दिया इस बंदे को हम लोगों ने, उसका नाम बेटा जी वी के आर वी राव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इसकी जो स्टोरी थी, इसने जो आप लोगों की नेशनल इनकम बेटा कैलकुलेट की थी ना, वो कंसिडर्ड थी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा इट वाज राव हुज estimate whose estimates during the colonial period was considered very significant। जो इसने डाटा दिया हमारे को वो क्या था बेटा? वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डाटा था, ऑथेंटिक डाटा इसने प्रूव करके दिया था हमारे को। समझ में आया? तो अगर 5 लोगों के नाम पूछो आप लोगों से, बोलो फिर से रिपीट करो। पहला नाम दादा भाई नरोजी, दूसरा नाम फिंडले,
विलियम डिकबाय, तीसरा नाम फिंडले शिरस, चौथा नाम वीकेआरवी राव, पांचवा नाम आरसी देसाई, और बेस्ट नोटेबल इकोनॉमिस्ट का अवार्ड किसको मिला? वीकेआरवी राव। पांच प्रोफाइल के नाम बताओ। पहला पॉइंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल, दूसरा नाम ऑक्यूपेशनल, तीसरा फॉरेन ट्रेड, चौथा इंडस्ट्रियल, पांचवा एग्रीकल्चर। तो ये पांच के अपने को पूरा फेसबुक पेज बनाना है, प्रोफाइल बनानी है पूरी की पूरी। तब वेट करो 5 मिनट का। पहले मत देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं बेटा अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। हाँ जी निकालिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आप लोग बताओ जरा क्या समझते हो डेमोग्राफिक प्रोफाइल से? हाँ जी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल का बेटा मतलब होता है हमारे इंडिया के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से बर्थ रेट डेथ रेट की, सेक्स रेशियो की, और अगर हम लोग बात करें बेटा स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। भाई इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस। समझ में आया? मेनली हम लोग कुछ ही चीजों के फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग जज करेंगे। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में हम लोग जब भी पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए मैं आप लोगों के थीम याद करवा रहा हूं, थीम लर्न करवा रहा हूं, वो लिख लो। बचपन और जवानी में, बचपन, हिंदी वीक है भाई, लिख लो फटाफट। बचपन और जवानी में, इससे याद हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। बचपन और जवानी में मरने वाला, बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया, ये इसको एक टैगलाइन देनी है। जैसे तुम कैप्शन डाल दो ना अपने स्टेटस में, हैशटैग डाल दो, जो भी डालो यार। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को एक कैप्शन डालना है, जिस कैप्शन का नाम क्या है? बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। 5 पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट इसी से लर्न हो जाएंगे पूरे के पूरे। क्लियर है? फिर से रिपीट करो साथ साथ, बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। लो जी, अगर बेटा जी मैं आपसे बात करूं सबसे पहले नंबर पे बचपन वर्ड की, तो बचपन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट सुना? क्या मतलब होता है इन्फेंट का? छोटा बच्चा, हाँ या ना? थोड़ा सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर अपनी बर्थ रेट की और डेथ रेट की। किसकी बात करेंगे? अपने बर्थ रेट की और डेथ रेट की। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो मतलब बर्थ हो रहा है उसका, हाँ या ना? बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। मरने वाले से क्या वर्ड याद होएगा? डेथ रेट वाले पॉइंट्स आ जाएंगे मतलब इसमें। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आप लोगों का बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जब आजाद हुई थी बेटा जी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिया के हालात चेक करो बर्थ रेट डेथ रेट के। देखो कह रहे बोथ, बेटा प्लीज बोलो मत प्लीज। कह रहे बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। कौन मुझे समझाएगा ये वाली बात? क्या लिखा हुआ, क्या कहना चाह रहा है? हर 1000 बंदों में से जो 48 बंदे थे वो क्या होते थे? पैदा। और 40 पर थाउजेंड का मतलब क्या है? मतलब बर्थ रेट वाले कॉन्सेप्ट में क्या बोलोगे? 40 वाला है, और डेथ रेट वाले में क्या है बेटा? 40। बर्थ रेट में कितना? 48, और डेथ रेट में कितना बोलोगे? 40 पर थाउजेंड। साइड में डाटा लिख दो, बर्थ रेट 48 पर थाउजेंड, डेथ रेट वाले में लिख दो 40 पर थाउजेंड। अब सोच के देखो, हाँ डाटा थोड़ा, जहां जहां डाटा बोलूंगा उसको आप लोग याद रखोगे, जैसे डाटा को मैं बोलूंगा याद रखने के लिए। याद सेकंड से 1 सेकंड में याद करा दूंगा आप लोगों को। अगर हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट होंगे तो बेटा जिससे होगा क्या? कंडीशन क्या आ जाएगी? इट्स अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी, द स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी। तो फर्स्ट पॉइंट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सेकंड पॉइंट, सेकंड का बेटा नाम होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा कौन मुझे बताएगा बेटा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? हाँ जी, छोटे बच्चे, कितने छोटे बच्चे? जिनकी एज लेस देन 1 ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा रेट, जो इन्फेंट मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे, लेकिन कितने छोटे? जो 1 साल से कम की उम्र में ही मर जाते हैं। क्या होता है मतलब मरने का कारण उन लोगों का?
अगर मैं बात करूं ऑन द यूथ इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे तुम्हें बताता हूं भाई, देखो कह रहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पढ़ो जरा मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। कह रहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। देखो क्या लिखा हुआ है, वॉज वेरी हाई, इट वॉज अबाउट 218 पर 1000। मतलब अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा ना भाई, तो 218 बच्चे तो भैया मर जा रहे थे। इसका रीजन क्या था यार? बिकॉज पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, रीजन ऑफ पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज लगा ले चलो, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस बोल दो यहाँ पे आप लोग इसको, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज बोलो, लैक ऑफ अवेयरनेस, कुछ भी कह सकते हो आप लोग इसमें। समझ में आई बात? अब देखो प्रेजेंट रेट चेक करना जरा क्या है। अब रह गया बेटा वो चीज कितनी, 32 पर 1000। समझ में आया? क्योंकि तुम्हें पता होगा पहले टाइम में ना कोई डॉक्टर्स हॉस्पिटल ये सारी चीजें तो होती नहीं थी, इसलिए बेटा हम लोग बोलेंगे कि हर 1000 बच्चों में से पहले 218 बच्चे मरते ही, सॉरी पैदा होते ही मर जाते थे। समझ में आया? तो साइड साइड में बेटा लिखते चले प्रेजेंट डाटा और करंट प्रीवियस डाटा। बताओ जरा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा पहले कितना था, 218 पर 1000, लेकिन अब वो डाटा कितना रह गया है, 32 पर 1000। मतलब मर अभी भी रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं, मतलब अब कितने मर रहे हैं, 1000 बच्चों में से कितने, 32 बच्चे अभी भी मर जाते हैं। अभी भी उसका तुमने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे पिछड़े इलाके, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वो सारे बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं। सुना होगा तुम लोगों ने, दिल्ली तक तुम लोग अगर जाओ ना, इतनी झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं भैया, ना खाना अच्छा, ना पानी अच्छा, ना रहने के लिए कपड़े, ना कुछ, मतलब उनके तुम सोच के देखो कैसी मैसी पॉवर्टी के अंदर जी रहे हैं वो लोग। समझ में आई बातें? कौन सी पूरी में, सीमापुरी, ये कहाँ पे है यार, मैं तो दूर सुना नहीं, कहाँ पे? अच्छा इंग्लिश के चैप्टर में। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे अब सुनिए आगे ध्यान से। अब आगे बेटा हम लोगों की बात जवानी वाली। लो जी थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसका पूरा नाम बनेगा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेटा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। इसको भी हाईलाइट कर दो। मतलब अगर पूछा जाए एक नंबर में क्वेश्चन में व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। मतलब पहले के टाइम के अंदर ना एक बंदे की एवरेज लाइफ सिर्फ 32, सिर्फ 32 ईयर्स, कितनी, सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स तक होती थी। अब तुम कहते हो भैया हमारी गति तो 105 में गई है। हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं यार, ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो पहले के टाइम में बेसिकली क्या होता था, जो एवरेज लाइफ होती थी ना बेटा, वो कितनी थी, 32 ईयर्स। बट लेकिन आज के टाइम पे प्रेजेंटली उसका जो रेट हो गया कितना, 69.4%। बट मुझे डाटा गलत लगता है, 60 तो है ही नहीं आज के, 70 तो बंदा जाता ही नहीं है यार। 50 की 50 की उम्र में सर लेता है बंदा, 50 से कम में भी। हाँ या ना, 68 तो पुराना हो गया, नया डाटा 69.4 में आया। ठीक है, लिखिए फटाफट से, पास्ट डाटा 32 ईयर्स, करंट डाटा 69.4 ईयर्स। बस उस टाइम पे भी यही था कि भैया क्या अवेलेबल नहीं है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मींस ऑफ अवेल देम। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद नंबर 4 पे आइए। अब लिखिए बेटा लिटरेसी रेट। लिटरेसी वर्ड से क्या निकल कर आएगा, अनपढ़ इंडिया वाली जो बात मैंने आप लोगों से बोली थी ना, अनपढ़ इंडिया वाली बात। लिटरेसी होता है, हाँ जी इलिटरेसी अनपढ़ वाली बात, लेकिन हम याद रखने के लिए वर्ड तो सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया। कोई नहीं है उसमें। अब आगे वर्ड लिटरेसी रेट। बेटा लिटरेसी वर्ड से तुम लोग क्या समझते हो, ऐसे पर्सन जिनको बेसिकली पढ़ना आता है और लिखना आता है, यानी कि रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट। मतलब उस जमाने में वाज नियरली रेट कितना था उनका बेटा, 16%। कितना था, मतलब 100 लोगों में से अगर कोई 100 लोग है ना, तो उसमें से सिर्फ कितने लोग पढ़े लिखे थे, सिर्फ 16। तो बाकी सारे लोग कैसे थे, अनपढ़ गवार, जिनको कुछ पता नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, जब अनपढ़ गवार लोग होते हैं, क्या उनके अंदर अवेयरनेस होती है क्या, नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और फीमेल लिटरेसी रेट वाज स्टिल ओनली 7% भाई।
मतलब अगर टोटल कितने थे 16 और फीमेल का कितना लिटरेसी रेट है सिर्फ और सिर्फ 7%। अच्छा हाईली वो बताना जरा कहाँ पे है, हाई लिटरेसी रेट कहाँ पे है केरला में, कितना परसेंट तुम्हें पता है 96 पर 97% अप्रोक्सीमेटली रेट है केरला का लिटरेसी रेट। यहां तक समझ में तुम्हारे औकात तो है नहीं है वैसे, तो ऑब्वियसली बात है। अच्छा क्यों जेंडर बायसनेस हुई यहाँ पे, यहाँ पे जेंडर बायसनेस कैसे शो कर रहा है बताना जरा। क्योंकि तुम्हें पता होगा पहले के टाइम पे फीमेल्स को बेसिकली पढ़ाते नहीं थे, अपने घर में ही कैद करके थे, बेसिकली पढ़ाना नहीं है, बेसिकली उनका ये मोटिव होता था। ठीक है, तेरी कराता हूँ शादी में 18 साल की एज के अंदर 19 साल की एज में उन लोगों को बेसिकली शादी कर दी जाती थी। हाँ, 30 समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, तो बताइए फटाफट से डेमोग्राफिक प्रोफाइल अपने को क्या बातें बता रही है, थीम क्या है, थीम बताओ। बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। पहला वर्ड क्या है बचपन, बचपन से क्या हो जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी क्या होता है, लेस देन 1 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाना बेसिकली। रेट बताओ कितना था पहले 218 पर थाउजेंड, अब कितना है 32 पर थाउजेंड। ये तो हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी का। दूसरा फिर बचपन और जवानी, जवानी से वर्ड याद हो जाएगा आप लोगों को क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बताना लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज एज ऑफ पर्सन, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। पहले कितनी थी सिर्फ 32 ईयर्स, अब कितनी है 69.4 ईयर्स। समझ में आ गई बात। बचपन और जवानी में मरने वाला, मरने वाले से याद हो जाएगा क्या, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट बताना जरा 48, डेथ रेट मतलब 40 पर थाउजेंड। ठीक है, अनपढ़ इंडिया क्या से याद हो जाएगा इससे, लिटरेसी रेट। बताना टोटल लिटरेसी रेट कितना था सिर्फ 16%, वुमेन का कितना था 7%, और क्या ये शो कर रही है आप लोगों को जेंडर बायस। बोलो समझ में आई बात या नहीं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूरी याद हो गई है अच्छे से, थीम याद हो गई पूरी की पूरी, पॉइंट्स लर्न हो गए। फर्स्ट पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकंड पॉइंट लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड पॉइंट बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एंड फोर्थ पॉइंट इज लिटरेसी। बढ़े आगे, उसके बाद अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बेटा जी इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, लिखा भी हो शायद यहाँ पे। इसको मैं क्या कहूंगा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। लो जी, ये इसका एक एक पॉइंट कीमती है जो मैं वर्ड्स लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पहले तो एक रेट याद रख लो, क्या रेट है 1921 के अंदर हुआ था क्या, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बताइए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया था 1921 के अंदर। और एक काम करो, एक नोटबुक ले लो, एक पेज ले लो मतलब नोटबुक का, जल्दी से जल्दी, और वहां पे लिख लो डेट्स, ऊपर कॉलम है डेट्स का, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, मैं पहले बता रहा हूँ। निकालो डेट फटाफट से। अब पूरे पूरे चैप्टर जितना हम लोग पढ़ते रहे ना, जहां जहां डेट्स वर्ड आएंगे उन सारे डेट्स को हम लोग अलग से लिख के चलेंगे। लिखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया था 1921 में, लिखिए फटाफट से। लिख लिया, बताइए जरा फटाफट से, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब था 19 1921 में। अब बेटा जी ये वाली लाइन में अंडरलाइन कर लो, हमारे इंडिया के अंदर जो पहला सेंसस हुआ था ना बेटा ब्रिटिश रूल के हिसाब से, वो कब हुआ था, इट वाज फर्स्ट कंडक्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1881, ये भी याद रखोगे। और उसके बाद फिर वो कब होना शुरू हो गया था, आफ्टर 10 ईयर्स, हर साल 10 सालों के बाद होता था सेंसस। अभी भी होता है ना 10 सालों के बाद सेंसस होता है, बट इस साल नहीं हुआ था, कोविड था ना इस सिनेरियो में, इसलिए हुआ नहीं था वो सेंसस।
समझ में आ गई यहां तक की बात? बढ़िया गया यहां से। लो जी, अब आ जाइए एनसीईआरटी में डेमोग्राफिक प्रोफाइल। पेज में बताना एक बार कौन सा है? पेज नंबर 9। शायद नीचे आएगा या ऊपर चला गया। लो जी, हाँ जी, बताइए ये पॉइंट आ गया, लिख लिया हम लोगों ने। ये सेंसस कब होता, फर्स्ट कलेक्ट हुआ वो सेंसस 1881 के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बनता कोई भी। उसका जो हमने चीजें बेटा अभी पढ़ी हैं, क्या वो चीजें यहाँ पर आ रही है नहीं आ रही, वो देखते हैं। अब ये पॉइंट और लिख लो। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब आई थी बेटा आप लोगों की? बिफोर 1991। और द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 21। बिफोर 1921, आफ्टर भी 1921। ये बात याद रख लेना। फर्स्ट स्टेज कब थी? बिफोर 1921। सेकेंड स्टेज कब स्टार्ट हुई? आफ्टर 1921। बस इतने वर्ड्स याद रखने हैं। बताइए जरा। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%। और फीमेल वाला हमने पढ़ा था, फीमेल लिटरेसी वाज एट नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। 7%, तभी हमने पढ़ा ना। कितना था लिटरेसी रेट में टोटल, कितना था ओवरऑल? 16% अप्रोक्स। और फीमेल का कितना था? ओनली एंड ओनली 7% था, सिर्फ 7%। रीजन क्या थे? हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, ये चीजें हम लोग लिखेंगे उसके अंदर। उसके बाद बताओ मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था या कम था? मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। याद होगा वो आप तुम्हें बताओ कितना था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? पहले 218 पर थाउजेंड, बट उसके बाद करंट में कितना है? 32 पर थाउजेंड। ठीक है, लो जी आ गया भाई, चीज लिखी हुई देखो। इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज क्वाइट अलार्मिंग अबाउट 218 पर थाउजेंड इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी ऑफ 33%। 33% पर थाउजेंड। हाँ, ठीक कर लो उसको, गलत प्रिंट हो गया होगा। बताइए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताना जरा, पहले कितनी थी? वॉज वेरी लो 32 ईयर्स। इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट कितनी थी? 69 ईयर्स। ये भी वही लिखा है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और इससे हुआ क्या? एक्सटेंसिव पॉवर्टी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में तो शायद कोई दिक्कत आनी चाहिए। 4 पॉइंट याद हो गए? हाँ जी, शॉर्ट नोट आएगा। डन। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल को आप लोग अब लाइक देते हो या डिसलाइक देते हो, पहले मुझे ये बताओ। क्या यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े हैं पहले के टाइम पे? उस टाइम पे सब की सब डिसलाइक में जाएगा, सारा नेगेटिव था। क्योंकि तुमने देखा पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इनफेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, तो उस टाइम पे तो सिचुएशन खराब ही थी, तो मतलब नेगेटिव। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा फिर? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 32 साल की उम्र में कोई बंदे मर रहे हैं यार, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। तीसरा पॉइंट पढ़ा, हाई बर्थ रेट थी, हाई डेथ रेट थी। कितनी थी? 48 और 40। ये भी बेकार चीज है। उसके बाद और बताओ, लास्ट पॉइंट लिटरेसी रेट में कितना था? सिर्फ 16% भाई, बहुत लो क्लास था ये चीज। ओके, तो सारी चीजों के लिए हम लोग क्या देंगे उसको? नेगेटिव। पढ़े? हाँ जी बेटा, हमारे पास ये जो बुक है ना, ये देख 2022-23 की है ये, और एनसीईआरटी हमेशा बिल्कुल सही होती है। दिख गई? 22 से चल रहा है, तो नेट उन्नत को मत देखो, अपनी किताबों को देखो। किताबों से नंबर मिलेंगे, नेट से नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आया? टाइम कितना हुआ अभी? एक और पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर निकालो फटाफट से। बिल्कुल चुप, ऑक्यूपेशनल निकालो फटाफट। जल्दी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हो गया?
अच्छा आप लोग मुझे बताइए जरा, क्या समझते हो आप लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से, क्या मतलब होता है ऑक्यूपेशन का? Occupational structure refers to the distribution of working population across primary, secondary and tertiary sector of the economy. यही मतलब होता है कि भैया लोग कितने कितने परसेंट लोग कहाँ कहाँ पे एंगेज हैं, प्राइमरी में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने लोग एंगेज हैं और टर्शियरी में कितने लोग एंगेज हैं, ये बताता है हमारे को। हाँ जी, तो हमारे पास बेटा एक टेबल है 1951 की, द डाटा रिलेट्स 1951, ये हमारे को बता रहा है, देखो ध्यान से, अप्रोक्सीमेटली 72.7% पॉपुलेशन कहां पे एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में, अप्रोक्स 72%। बताना जरा सेकेंडरी में कितनी है, कितनी है, 10%। टर्शियरी में कितनी है, 17%। अब इसका मतलब, अच्छा ये अंदर की बात है और याद रखने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। लो जी बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितने लोग एंगेज थे, कितने परसेंट, 72.7%। सेकेंडरी में बताइए जरा, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, गिनती के सिर्फ 10%। लो जी, और बताओ जरा सर्विस सेक्टर में कितने एंगेज थे, 17.2%। इसको मैं क्या बोलूंगा, सर्विस सेक्टर। समझ में आई बात? तो उसमें कुछ खास याद रखने का नहीं है। आ जाइए, अब देखो जो हमने बातें पढ़ी है ना, बस उसको यहां से डिफाइन करना और कुछ भी नहीं करना। देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा सबसे पहले नंबर पे एग्रीकल्चर, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब देखो क्या कह रहा है ये, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72%, 7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ये हमने पढ़ा ऊपर की लाइन में भी। फिर कह रहे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस in advanced countries of the world. For instance, in England and America, 2%, in Japan 12%, in Germany 4% of the population depend on agriculture. लेकिन यहाँ देखो, और हमारी कंट्री की देखना जरा, हमारी कंट्री के अंदर टोटल 72% अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन किसके अंदर एंगेज है, एग्रीकल्चर में। बट अगर इन्हीं के कंपेरेटिवली हम दूसरी कंट्रीज को देखें तो बताओ जरा, इंग्लैंड एंड अमेरिका, इंग्लैंड कितना, इंग्लैंड एंड अमेरिका कितना है, सिर्फ 2% लोग एंगेज है। मतलब अगर मान लो इंग्लैंड में 100 बंदे रहते हैं तो एग्रीकल्चर में सिर्फ कितने लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ 2। हमारी कंट्री से पीछे है कि हमारी कंट्री में 70% अप्रोक्स पॉपुलेशन किसमें एंगेज है, एग्रीकल्चर। और अगर ये 70 वाली इंडस्ट्री में होती ना, तो आज हमारा इंडिया पता नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 बना बैठा होता। समझ में आया? उसके बाद फिर पढ़िए जरा इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, सर इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा है, सेकेंडरी या टर्शरी, सेकेंडरी सेक्टर। कितने परसेंट पॉपुलेशन एंगेज थी, सिर्फ 10% मैक्सिमम मैक्सिमम थी। कह रहा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट पढ़ लो इसके अंदर बस। क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरा पॉइंट है बेटा अनबैलेंस्ड ग्रोथ। व्हाट डू अनबैलेंस्ड ग्रोथ, कौन मुझे समझाएगा, अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बताना जरा। बेटा बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब या अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि हम लोग अपने सेक्टर्स को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। बताना सेक्टर के नाम कौन कौन से थे, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर, यही था ना। लेकिन हम लोग चाहते थे बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ जितनी मान लो परसेंट यहां पे हो रही है ना, उतने परसेंट ग्रोथ ही यहाँ पे भी हो, उतने परसेंट ग्रोथ ही यहाँ पे भी हो। लेकिन हमारे इंडिया का सिस्टम बड़ा बेकार था। अरे पॉपुलेशन देख लो, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, 72 अप्रोक्स, यहाँ पे कितनी है 10 अप्रोक्स, यहाँ पे कितनी है 18 अप्रोक्स, समथिंग जो भी लगा के चलो। हाँ या ना, जो हमारी ग्रोथ थी ना बेटा, वो अनबैलेंस्ड है। मान लो अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है ना आप लोगों की, मान लो 20% की, तो यहाँ पे हो रही है सिर्फ 2%, यहाँ पे हो रही है मान लो 4%, तो ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड। तो ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके रीजन ही क्या था, क्योंकि मैसिव जो पॉपुलेशन है वो एंगेज कहां पे है, एग्रीकल्चर। समझ में आया? अब एक बात बताओ यार, मान लो एक बंदा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपर्ट है, क्या वो बंदा इंडस्ट्री में जा सकता है क्या, नहीं। आज के टाइम में तुमने देखा होगा बहुत ऐसे लोग कम बचे हुए हैं जो एग्रीकल्चर में जाना पसंद करते हैं। बहुत रेयर रह गए कि नहीं रह गए आज के टाइम में, अगर मैं बात करूं तो। हाँ है ना, वो भी वो लोग होंगे पता नहीं गांव में जो रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं, शहर का हमारा कोई एक ऐसा विरला बंदा ही होगा जो एग्रीकल्चर में जाना पसंद करेगा। समझ में आई यहां तक की बातें, क्लियर है? लो जी, दो कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं?
आप इसको पॉजिटिव दोगे, नेगेटिव दोगे, लाइक दोगे, डिसलाइक दोगे, इसको भी डिसलाइक। अब 2 मिनट फटाफट रिकैप कर देते हैं जल्दी जल्दी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की थीम, बचपन और जवानी में मरने वाला अनपढ़ इंडिया। पॉइंट पॉइंट बता दो फटाफट। पहला पॉइंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा पॉइंट लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा पॉइंट बर्थ रेट एंड डेथ रेट, फोर्थ पॉइंट लिटरेसी रेट। सारे डेटा याद है? उसके बाद फिर मैंने कौन सी प्रोफाइल पढ़ी थी? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन किन किन सेक्टर्स के अंदर एंगेज है। बेसिकली 3 सेक्टर बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट पॉपुलेशन प्राइमरी में है? 72.7%। अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट पॉपुलेशन सेकेंडरी में है? और यहाँ पे ना तुम लोगों को एक पाई चार्ट भी बना के आना है जब भी तुम लोगों को बनाना हो ना। ये देखो, ये वाला पाई चार्ट तुम लोग बना करके आओगे एग्जाम के अंदर, अगर ऑक्यूपेशन लगाएगा तो। समझ में आ गई बात यहां तक की? हाँ, टर्शरी बताना कितने लोग हैं, टर्शरी में कितने परसेंट है? अप्रोक्सीमेटली 17%। क्लियर है? तो बाकी के जो सेक्टर रह गए हम लोग कल 2-3 कल खत्म कर लेंगे। मेरे लिए 3-4 दिन में चैप्टर मेरे को पूरा खत्म करना ही कर। क्लियर है? चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।